Hello students, how are you today? So today we are going to start new chapter, that is Newton's law of motions. ठीक है? So बेटे this is the third unit, laws of motion, unit number third. Okay, and we are not doing the first chapter, that is force. Okay, so in this my video lecture we will study these all topics, and we have total 10 topics, and the first topic is what is the value of force, what is inertia, what is Newton's first law of motion, or we also call it as law of inertia. Then after, what is the applications part of first law of motion, linear momentum, what is Newton's second law, then application part of Newton's second law, and what is impulse क्या होता है बेटे, and then after its application part of impulse, then what is the Newton's third law and Newton's third law application, and the last topic, that is Newton's second law. Newton's second law is the real law of motion. Newton's second law is the real law of motion. तो बेटे ये है हमारे पास आज के टोटल 10 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स, और इसी टॉपिक्स में से 10 टॉपिक्स जो होते होंगे, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का मोर देन 90% सिलेबस पार्ट इसका कवर अप करेगा. ठीक है, लास्ट में हमारे पास ओनली 2 टॉपिक बच जाएंगे, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे इन माय सेकंड वीडियो लेक्चर्स. So we will cover this chapter, okay, in the 2 videos lectures. So let's start now this one. First of all, we have force. And what is the force? Force क्या होता है बेटे? आपने 9th क्लास में पढ़ा था. Force is a push or pull on an object. Okay, force is a push or pull on an object, and its SI unit is Newton. तो बेटे जिस डायरेक्शन में भी हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है. ठीक है बेटे, और बॉडी मूव करेगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी अलॉन्ग सेम डायरेक्शंस होगी. ठीक है, सो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. ऐसा यूनिट क्या है इसके? न्यूटन. ओके, सो इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द इनर्शिया एंड बेसिक न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉस. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द इनर्शिया. नाउ व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है बेटे? बेटे इनर्शिया क्या चीज है, देखिए पहले आपने अच्छे से समझना है इसको. इनर्शिया होता है इफ द बॉडी इज एट रेस्ट. इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, देन बॉडी विल रिमेन एट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस पोजीशन में है वो वैसा ही रहना चाहता है. ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो चाहता मैं रेस्ट पे रहूं. ठीक है, और वो कब तक रेस्ट पे रहेगा? जब तक आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ. ठीक है, अगर बेंच जो है क्लासरूम में, अगर बेंच है, बेंच क्या है? स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन पे. वो बेंच रिमेन एट स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट पर ही रहेगा. कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. आप उस पे फोर्स लगाओगे तभी वो अपनी रेस्ट पोजीशन से क्या होगा? थोड़ा सा चेंजेस, वो मोशन में आएगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी. अदरवाइज अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो वो ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहता था. ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, अब इनर्शिया समझ आया? इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until we not applied external force. एक तो ये हो गया. तो दिस इज वी कॉल इनर्शिया. तो इस लॉ को हम बोलेंगे व्हाट इज द इनर्शिया. दिस इज द इनर्शिया. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी. तो बॉडी क्या है? बॉडी की इनएबिलिटी है. बॉडी अपने आप कुछ नहीं कर सकती. इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ. तो बाय इटसेल्फ वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंजेस नहीं कर सकती. ठीक है, एंड द बॉडी विल रिमेन एट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी. एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. और इसी लॉ को हम बोल देते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ भी. ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ दोनों ही क्या है? सेम ही है. ठीक है बेटे, ओके. अब हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में व्हाट इज द इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स. तो हमारे पास क्या होते हैं? इनर्शिया के होते हैं बेटे 3 टाइप्स. कौन से? फर्स्ट टाइप इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अब ये 3 टाइप्स है. 3 टाइप्स की डेफिनेशन को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन क्या आएगा? ये ऊपर वाला स्टेटमेंट आ जाएगा. ठीक है, इसमें क्या आएगा?
सारी डेफिनेशन आपका बिल्कुल सेम रहेगा, दो पार्ट्स आपने सिंपल चेंज करने हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये भी चलेगा, इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम रेस्ट। if the body is at state of rest, the it is inability of the body to change its states. सॉरी, इसमें हम क्या बोलेंगे, inertia of rest में बोलेंगे the object will remain at its state of rest, ठीक है, the object will remain in its state of rest unless external force not applied on it, ठीक है। तो डेफिनेशन बेटे देखिए, ये मैंने लिखा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन, इसमें भी यही है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, हर बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी, और या फिर क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, तो बॉडी लगातार रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, वी कॉल इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन क्या हुआ, द बॉडी इज रिमेन एट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट unless or until external force is not applied on it, ठीक है, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है बेटे, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो लगातार स्ट्रेट लाइन में मूव करता ही रहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। आपको पता है आपकी साइकिल है, ठीक है, आपने चला रहे हो रोड के ऊपर, अब आपकी साइकिल चल रही है रोड के ऊपर स्ट्रेट लाइन, अगर आपने टर्न करना है लेफ्ट या राइट तो क्या अपने आप हो जाएगा या फिर उस पर कोई फोर्स लगानी पड़ेगी? हम हैंडल से क्या लगाते हैं उसके ऊपर, फोर्स, तभी वो साइकिल क्या होती है, टर्न। तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो लगातार उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, एंड वी कॉल इट इज एट वो दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो एक आएगा बेटे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या आएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का डेफिनेशन आएगा, द बॉडी विल मूव कंटिन्यूअसली इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो वो जो बॉडी होगी वो लगातार स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हमने डायरेक्शन उसकी चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटे स्ट्रेट लाइन, तो हमने उसकी क्या चेंज करनी है, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द बॉडी विल मूव अलोंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, in order to change its direction we have to apply force. This is called law of inertia of direction. और inertia of motion को क्या बोलेंगे, the body will move continuously in a straight line in order to stop it, in order to stop it we have to apply external force. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के मोशंस में जा रही है तो बॉडी का वो रेस्ट पे नहीं होगी बेटे, बॉडी मोशन पे है, अगर हम उसको स्टॉप करना है ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक जो हम उस पर व्हीकल पे लगाते हैं वो क्या होता है, फोर्स। फोर्स लगेगी तभी ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट पे आएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूअसली मूव इन स्ट्रेट लाइन विद द सेम यूनिफॉर्म मोशंस, लगातार चलता रहेगा। सो दैट वी हैव थ्री definitions of inertia of rest, inertia of motion and inertia of directions। ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हुई बेटे, तो आपने इनको अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इनर्शिया डिपेंड्स ऑन फैक्टर। इनर्शिया किस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट फैक्टर इज कॉल्ड मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी, तो बॉडी का मास अगर ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया उतना ही ज्यादा कम होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो स्टोन है, एक स्टोन है 5 kg का और एक स्टोन है 50 kg का। आप बताइए दोनों स्टोन रेस्ट पे है, ठीक है, तो मुझे क्या सेम फोर्स लगेगी उन दोनों को रेस्ट से मोशंस में करने, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंजेस करना है उसको, ठीक है, हमने उसकी पोजीशन को रेस्ट से मोशंस में लाना है, उठाना है, उस पर फोर्स लगाना है, धक्का लगाना है। तो बताइए ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा, 5 kg वाले पे या 50 kg पे? ऑफ कोर्स किस पे लगेगा, 50 kg में। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा। जितना मास ज्यादा होगा
उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी चेंज ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इफ द बॉडी इज एट रेस्ट तब वो बॉडी लगातार रेस्ट पे ही लगेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगे। तो हमें जो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो वो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्यों? क्योंकि उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपको 9th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आता था सीबीएसई बोर्ड में, एक you have two coin, one is of 1 rupees coin, second is of 5 rupees coin, which one have more inertia? ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटे। तो आपको पता है एक 1 रुपीज का कॉइन है, एक इसका है 5 रुपीज का कॉइन। तो 5 रुपीज कॉइन का मास होगा ज्यादा, दैट इज व्हाई द मास ऑफ द 5 रुपी कॉइन इज मोर, सो इट्स इनर्शिया इज आल्सो मोर। तो याद रखिए इनर्शिया कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी पे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी हमने स्टडी किया। एवरीबॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इन ए और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब लगातार एक ही स्पीड के साथ वो चल रहा है, ठीक है। अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, तो वो अगर सपोज जैसे हमारे पास होता है ना बेटे यूनिवर्स में ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होती। अगर कोई स्टोन या कोई व्हीकल या कुछ भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूनिवर्स में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो उसकी जो जैसी यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो सेम वेलोसिटी के साथ वो सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन चलता जाएगा। अगर हमने इसको स्टॉप करना है इसके मोशन को, तो क्या लगानी पड़ेगी इसके ऊपर? फोर्स। किस डायरेक्शन में? इसके मोशंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी इसका मोशंस क्या आएगा? चेंजेस आएगा, ठीक है, वो रेस्ट पे होगा। अदरवाइज वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा, वो रेस्ट पे नहीं आएगा। रेस्ट पे करना है तो क्या लगाएंगे आप इस पे? फोर्स। और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो लगातार रेस्ट पे रहेगी, अनलेस यू हैव नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स। सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। एक्चुअल में आप इनर्शिया का फर्स्ट लॉ इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। सो वी आल्सो कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो डेफिनेशन भी सेम है, कांसेप्ट भी दोनों का बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट वी विल स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। तो बेटे एप्लीकेशन पार्ट हम अब स्टडी करेंगे ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन पार्ट में हमारे पास बुक में बहुत सारी एप्लीकेशन गिवन है। मैं ये एप्लीकेशन पार्ट में बुक से करवाऊंगा, ठीक है, बाकी आपकी बुक में सारा कुछ गिवन है बेटे। फर्स्ट पार्ट है व्हेन ए रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप्स द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड। अब देखिए हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर राइडर है, दोनों हॉर्स पहले मोशन में है। अब मोशन में हॉर्स चल रहा है तो राइडर भी मोशन में है। जैसे ही हॉर्स ने लगा दी ब्रेक तो राइडर फॉल फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि हॉर्स कम इनटू रेस्ट, बट जो राइडर था वो उसी मोशंस में चल रहा था। राइडर का बॉडी का लोअर पार्ट हॉर्स के साथ कनेक्टेड है और अपर पार्ट एयर में है, ठीक है, हवा में ऊपर होता है। तो क्या होता है? दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कौन सा? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये आएगा हमारे पास ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशंस के कारण वो बॉडी लगातार रेस्ट मोशन में थी और बाद में वो रेस्ट पे चली गई। दैट इज व्हाई द मैन फॉल फॉरवर्ड। ओके, सेकंड एप्लीकेशन करेंगे व्हेन हॉर्स सडनली स्टार्ट। अगर हॉर्स जो होगा वो सडनली स्टार्ट होगा तो क्या होगा? राइडर फॉल बैकवर्ड, ठीक है। हम भी इसको स्टडी कर लेते हैं, चाहे हॉर्स वाला एप्लीकेशन ले लो चाहे ले लो ए पैसेंजर व्हेन अ पैसेंजर सिट इन ए बस व्हेन बस सडनली स्टार्ट पैसेंजर मूव बैकवर्ड। व्हाई? बिकॉज द बस कम इनटू मोशन बट द पैसेंजर रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट। तो पैसेंजर की बॉडी रेस्ट पे थी और बस सडनली किस में आ गई? मोशन में। तो बस आगे को चली गई और पैसेंजर की बॉडी पीछे की तरफ। दैट इज व्हाई द पैसेंजर बॉडी फॉल बैकवर्ड। यही कंसेप्ट हम हॉर्स वाले पे भी लगा देंगे। व्हेन हॉर्स सडनली स्टार्ट द राइडर्स बॉडी फॉल बैकवर्ड बिकॉज द हॉर्स इज इन मोशन बट द राइडर इज रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो वो रेस्ट पे था, वो मोशन में है, सो दैट इज फॉल बैकवर्ड। और बस वाले में एक और आता है व्हेन द बस सडनली स्टॉप द पैसेंजर मूव्स फॉरवर्ड। क्यों? बिकॉज द बस कम इनटू स्टेट ऑफ रेस्ट but the passenger remain in state of motion। तो मोशन में रहता है, so that he fall forward।
दो एप्लीकेशन होगी। थर्ड एप्लीकेशन है व्हेन वी हिट ए कारपेट विद द स्टिक। हमारे पास क्या होता है बेटे, कारपेट होता है, ठीक है। तो कारपेट के ऊपर डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कारपेट को हमने ऐसे खड़ा करते हैं, बाद में उस पर जोर से डंडा लगाते हैं, ठीक है। हिटिंग द कारपेट विद द स्टिक, देन व्हाट हैपन, जैसे ही कारपेट को स्टिक के साथ हिट करते हैं, द कारपेट कम इनटू मोशन, बट उसके अंदर जितना डस्ट पार्टिकल होता है दैट इज रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। वो रेस्ट पे होता है, कारपेट मोशन पे आ जाता है। इतनी जल्दी होता है कि जैसे ही हमने स्टिक लगाते हैं तो कारपेट मूव फॉरवर्ड और जो डस्ट है वो नीचे की सारी आ जाती है, ठीक है। तो कारपेट से जो हम डस्ट निकालते हैं दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। ऐसे बेटे और भी गिवन है आपके पास, एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। तो क्यों लॉन्ग जंप से पहले वो क्यों थोड़ा सा रन करते हैं, बिकॉज वो अपनी बॉडी को मोशन में लाते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा दौड़ के आते हैं ताकि बॉडी रेस्ट से किस में चली जाए, मोशन में, और उस मोशन को थोड़ा सा और मोशन लगाते हैं सो दैट ही टेक्स लॉन्ग जंप। ऐसे ही आपके पास और भी बहुत सारी डेफिनेशन इसकी हैं, एप्लीकेशन पार्ट है, आप इनमें से कोई 5-7 एप्लीकेशन कर लेना, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अभी हमने जो टॉपिक किया है बेटे फिनिश, वो कौन से टॉपिक हमने फिनिश किए हैं, फर्स्ट वी हैव डन व्हाट इज द फोर्स, सेकंड व्हाट इज इनर्शिया, देन आफ्टर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड देन इट्स एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर momentum. Okay, so let's start next topic that is called linear momentum. Now what is the linear momentum? Linear momentum is defined as it is the product of mass and velocity of the body. Okay, so linear momentum is represented by p vector, it is represented by p vector, and what is the linear momentum क्या होता है बेटे, momentum होता है mass into velocity, ठीक है। so mass into velocity, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई मास तो होगा, वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा और उनका जो प्रोडक्ट होगा मास और वेलोसिटी, उस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम मोमेंटम, एंड दिस मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p वेक्टर्स। ओके, सो linear momentum is called, it is the product of mass and velocity. Okay, second part is that इसके ऐसे यूनिट्स क्या आएंगे बेटे, ऐसे यूनिट्स मास के होंगे केजी और वेलोसिटी के आएंगे मीटर पर सेकंड। सो ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट पार्ट है बेटे हमारे पास दैट इज दिस मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है बेटे कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम विल डिपेंड्स ऑन फैक्टर, फर्स्ट पार्ट इज मास, सेकंड पार्ट इज द वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा। अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी उसका मोमेंटम क्या आएगा, ज्यादा। और अगर दोनों ही ज्यादा है तो बिल्कुल ज्यादा आएंगे, ठीक है। सो इनका जो प्रोडक्ट्स होगा मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है बेटे, दैट इज इट इज आल्सो डिफाइंड एज टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। तो बॉडी की जितना क्वांटिटी ऑफ मोशंस होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड इट्स मोमेंटम। ओके, फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल कि एक है स्टोन और एक है बुलेट। जब हम बुलेट को फायर करते हैं थ्रू द गन तो बुलेट जो होती है वो किसी लकड़ी के प्लैंक को भी क्रॉस कर जाएगी, क्लियर। बट अगर हम एक बड़ी सी ईंट अगर उसको हम थ्रो करते हैं तो लकड़ी के प्लैंक को क्रॉस करके नहीं जाती, व्हाई नॉट, व्हाई दिस हैपेंड, दिस इज हैपेंड बिकॉज जो बुलेट होगी उसका मास भी तो कम होगा बट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी वेलोसिटी होगी ज़्यादा, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम क्या आएगा, ज़्यादा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमने एक ईंट एक ब्रिक को थ्रो आउट किया था उस ब्रिक की जो वेलोसिटी है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल बट मास उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। सो द बुलेट पेनिट्रेट द ब्लॉक ए प्लैंक ऑफ वुडन प्लैंक, दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर मोमेंटम। तो जितना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसके कारण उसका मोमेंटम बन गया ज़्यादा, ठीक है। तो बेटे याद रखिए व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम आएगा मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम अगर हम मोमेंटम भी आगे बेटे टू टाइप्स का होता है बेटे, एक होता है लीनियर मोमेंटम, सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन से मूव कर रही हो उसका मास भी होगा और उसकी वेलोसिटी भी होगी, तो अगर वो सर्कुलर मोशन होगा तो हम उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम।
अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ द कार, सॉरी, मोशन ऑफ द कार हो या फिर मोशन ऑफ द रॉकेट, तो उस केस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसके बोलेंगे हम लीनियर, ठीक है, उसका मोमेंटम आएगा लीनियर, तो उसको बोल देंगे हम लीनियर मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लिखते हैं p, p is equal to mv. So this is the linear momentum. Next we will study that is Newton's second law of motion. So but Newton's second law of motion is also very important law, so let's study it. Newton's second law of motion states that it is defined as time rate of change of linear momentum. तो जब भी लीनियर मोमेंटम ऑफ का बॉडी का चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसका मतलब कि बॉडी का जो भी लीनियर मोमेंटम होगा वो चेंजेस कब आएगी, वो चेंजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल के साथ बताएंगे इसका डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट का मैच होता है बेटे, उसमें क्या होता है, बॉलर बॉल डालेगा और जो बैट्समैन है उसको हिट करता है, ठीक है। जब उसने प्लेयर ने बॉल करवाई तो उस बॉल का मास भी था और उसकी कोई वेलोसिटी भी थी, तो मतलब बॉल के पास क्या था, मोमेंटम। जैसे मोमेंटम आया तो उस मोमेंटम को अगर हम चेंज करेंगे तो वो चेंज कौन करेगा, व्हेन वी अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स कौन उसके ऊपर अप्लाई करता है, बैट्समैन। तो बैट्समैन बैट से हिट करता है बॉल को और उसका मोमेंटम फिर फोर्स लगने से मोमेंटम चेंज हो जाएगा। जैसे स्पिनर है, स्पिनर ने बॉल कराई वो तो हल्की सी थी, लेकिन बैट्समैन ने इतनी ज्यादा फोर्स लगाई तो फिर उस बॉल का मोमेंटम क्या हो गया, चेंज। तो वो जो चेंजेस आएगी मोमेंटम में वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, अप्लाइड फोर्स पे, ठीक है। सो दोबारा फिर देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है बेटे। तो हम बोलेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का आएगा चेंज, जो हमारे पास आता है ना टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी साइन हम खत्म करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू आएगी कांस्टेंट k. This is the constant value of k. Okay, so हमारे पास आ गया dp upon dt. अब देखिए मोमेंटम हमारे पास होता है था p is equal to mv. अगर मोमेंटम में आएगा चेंज तो इसको लिख सकते हैं हम dp is equal to m into dv, क्योंकि मास को बॉल का, देखिए बॉल का मास तो सेम ही रहा, लेकिन पहले वेलोसिटी कम थी, बाद में हिट किया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो चेंज किस में हुआ, मास में कि वेलोसिटी में, वेलोसिटी में चेंजेस हुआ ना। तो dp जितना चेंज आया मोमेंटम इस पे आएगा m into dv पे। इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू दिस, हमने फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे दिया, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट किया, वैल्यू बन गया k m dv upon dt। तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन a is equal to होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है बेटे, इसकी वैल्यू को हमने पुट किया एंड वी गेट दिस वन। अगर हमें k इज कांस्टेंट, इफ k इज कांस्टेंट तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma क्या है, न्यूटन का मैथमेटिकल सेकंड लॉ, ठीक है। तो याद रखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, that is m is mass, a for accelerations, okay. So this is mathematical expression for Newton's second law. एक चीज बेटे हमने और नोट करनी है, हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जब भी आएंगे, फॉर एग्जांपल न्यूटन का सेकंड लॉ पे आएंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कितने फॉर्मूले बन सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट फॉर्मूला न्यूटन का सेकंड लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू dp over dt, ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ma, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको पता है dp और dt को, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था, चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन dt, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला होता था v माइनस u ओवर t। तो ये चारों के चारों फार्मूला एक ही है, लेकिन देखिए हमने किसको कितनी टाइप्स में चेंजेस कर दिया। तो जो भी वैल्यूज हमें गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटे। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट लीनियर मोमेंटम हुआ,
न्यूटन सेकेंड लॉ हुआ। अब हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो बेटे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ में हम क्या स्टडी करेंगे, लेट्स सी। द फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट इज दैट, अब हम इस एप्लीकेशन पार्ट को स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी। एप्लीकेशन पार्ट न्यूटन का सेकेंड लॉ है। सो लेट्स सी, F is equal to dp upon dt. It means that अब इसमें जो आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है वो है इसका फोर्स और टाइम पीरियड। ठीक है, फोर्स और टाइम का क्या रिलेशन है, इसमें आएगा F is inversely proportional to time। इसको स्टडी करें। ओके देखिए, अगर बैट्समैन ने बॉल को हिट किया बेटे, तो अगर उसने टाइम कम लिया तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, अगर टाइम जब भी इसमें कम, जब टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, अगर फोर्स ज्यादा है, फोर्स कम होगी तो टाइम ज्यादा। तो बेटे हम इसकी अब एप्लीकेशन पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट इज दैट, फर्स्ट इज दैट व्हाइल कैचिंग ए बॉल द प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है इसका व्हाइल प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास आता है, ओके फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है बेटे, व्हाइल द प्लेयर होल्ड व्हाइल कैचिंग ए कैच, व्हाइल कैचिंग ए कैच ही मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। तो आपने देखा होगा प्लेयर क्रिकेट में जब भी बॉल को पकड़ते हैं वो उसको बॉल को पकड़ के ऐसे हैंड को बैकवर्ड की तरफ मूव करते हैं। व्हाई? बिकॉज वो जितना बॉल को पकड़ के उसको पकड़ने का टाइम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे। बॉल को पकड़ेंगे और जैसे ही पकड़ा उसको बॉल को हाथ पीछे किया ताकि बॉल को कैचिंग करने का जो टाइम होगा उसको इंक्रीज करेंगे। अगर टाइम ज्यादा इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगी, कम। तो उनका हैंड जो होगा कम हर्ट होगा, दर्द कम होगी। अगर वो एक ही झटके में कैच पकड़ेंगे तो टाइम पीरियड उनका कम होगा तो फोर्स ज्यादा, तो उनको चोट लगने का डर उतना ही ज्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए वो बॉल को कैच करने के टाइम पे वो हैंड को बैकवर्ड की तरफ ले जाते हैं, सो दैट टाइम पीरियड को हम इंक्रीज कर सकें और फोर्स का वैल्यू को डिक्रीज कर सकें। दिस इज आल्सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड एप्लीकेशन में स्टडी करेंगे शोकर सिस्टम इन द बाइक और इन द साइकिल। हमने देखा है बाइक और साइकिल्स में शोकर सिस्टम लगे होते हैं। वो शोकर सिस्टम का काम क्या होता है, उसका एक ही काम है कि टाइम पीरियड को क्या किया जाए, इंक्रीज। टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, कम। अब देखिए आपकी बाइक है या एक्टिव है, ठीक है, आप लेके जा रहे हो, आगे कोई टोक जो कोई खड्डा या कुछ ऐसी चीज आ गई, अब बाइक जोर से आगे का टायर उसको हिट करेगा, जैसे ही हिट करेगा तो वो शोकर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रेस। तो उसका टाइम पीरियड जो इफेक्ट होगा वो लार्ज फोर्स, टोए में गिर गया, खड्डे में जो भी है, तो उस पे अफेक्ट करेगा, तो वो शोकर जो स्प्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेस। तो वो जितना प्रेस होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा उसका, इंक्रीज। फोर्स को टाइम पीरियड इंक्रीज कर देगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा, तो पर्सन को जो है वो चोट कम लगती है और जो बाइक है वो उसको डैमेजेस भी कम होगा अगर उसमें टाइम पीरियड ज्यादा है तो। ठीक है, तो शोकर सिस्टम का काम ऐसे होता है। आप देखिए एक सिंपल साइकिल को जिसमें शोकर सिस्टम नहीं होता, सिंपल साइकिल, वो अगर टोए में गिर जाए तो उसका जो टायर है वो उस काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ठीक है, दिस इज हैपेंड बिकॉज फोर्स ज्यादा थी और टाइम कम मिला उसको। अगर टाइम कम होगा, फोर्स ज्यादा होगी तो बाइक उसकी या मोटरसाइकिल क्या हो जाएगी, डैमेज। अगर शोकर सिस्टम खराब है तो वो बाइक आपकी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो बाइक को डैमेज हमने नहीं करना तो टाइम पीरियड को इंक्रीज करेंगे, टाइम पीरियड को इंक्रीज करेंगे तो शोकर सिस्टम को अप्लाई करेंगे। ओके, थर्ड एप्लीकेशन इज दैट, थर्ड एप्लीकेशन आएगा while jumping, while the athlete jumping, ठीक है, he jump on a sand, ठीक है, he jump on sand and not on hard floor। why? while jumping, तो बेटे देखिए जब प्लेयर ने जंप किया तो वो आपने देखा होगा जंप लगाने से पहले आगे जो मिट्टी होती है ना उसको थोड़ा सा कहीं से वो ऊपर कर देते हैं ताकि वो सेट ना हो जाए। जैसे ही प्लेयर आया तो वो किसी गद्दे के ऊपर, कुशन के ऊपर या फिर सैंड के ऊपर जंप लगाएगा। ओके,
Why that one and not the hard surface? जैसे ही उसने जंप लगाया तो वो कुशन जो होगा वो फोर्स उसकी बॉडी का वेट पड़ेगा तो कुशन क्या होगा, प्रेस होगा। अगर वो प्रेस हो जाएगा तो फिर से टाइम पीरियड का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स उसके ऊपर कम होगा। अगर वो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जंप करेगा तो वो हार्ड सरफेस नीचे नहीं जाएगा, टाइम पीरियड कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी तो उसको चोट ज़्यादा लगेगी। ठीक है, दैट इज वाई we use in sports, we use cushion or carpets, okay, and that is why carpet is used, and that give him a large time period which increase the time period of the player when the player hit the ground. Okay, sand is also have the same function. Sand also increase the time period of the hitting the player to the ground, and he have a less effect of force and he get less injury. Okay, injury भी उसको कम होती है। So these are 2 or 3 applications of Newton's second laws. आगे की एप्लीकेशन कुछ आप और बुक्स में से कर सकते हो।